वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटॉमिक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मॉडल देखा था। क्या क्या देखा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था हमने डाल्टन एटॉमिक। ठीक है, डाल्टन एक मॉडल दिया, वो मॉडल क्यों फेल हो गया उसके ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस करा। उसके ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल आया प्लम-पर्डिंग मॉडल। ठीक है, प्लम-पर्डिंग मॉडल भी चीज़ों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके भी ड्रॉबैक्स आए। फिर हम क्या देखा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल। फिर रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट मॉडल क्या स्टार्ट करा था? बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि हमारा इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल में हमने तीन पोस्टुलेट्स देखे थे। तीनों पोस्टुलेट्स क्या क्या थे भाई? तो पहला पोस्टुलेट्स था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उसको रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है बेटा? कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है उसके बीच में होता है, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रोटेट कराने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। पहला पोस्टुलेट ये बोलता है। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा भाई? क्वांटाइज्ड होगा और एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तीसरा डिस्कशन उन्होंने एनर्जी को लेके बोला कि टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एनर्जी उस कंडीशन में कांस्टेंट रहती है, इस वजह से कोई रेडिएशन इमिट नहीं होता है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रेडिएशन तब इमिट होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, और अगर उसके डिफरेंस के इक्वल, उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल हम एनर्जी उसे प्रोवाइड करें, तभी हमें क्या देखने को मिलेगा? उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, या वेवलेंथ का हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने बोर एटॉमिक मॉडल के हेल्प से क्या क्या कैलकुलेट करा था? हमने रेडियस कैलकुलेट करा था कि किसी एटम का रेडियस कितना होता है। तो हमने देखा था कि एटम का जो रेडियस होता है वो एंजेस्ट्रॉन लेवल का होता है, एंजेस्ट्रॉन के ऑर्डर में होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू जेड एंजेस्ट्रॉन होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए इसका डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ये कहाँ से आ रहा था भाई। लास्ट क्लास में आगे बढ़ते हुए हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करा था। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है? 2.18 इंटू 10 अपॉन एन। का भी डेरिवेशन हमने लास्ट पे देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देखें वहां पे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमने उसके टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करा था। क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीजें? क्योंकि देखो भाई, सिंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ऐसा कंसिडर किया गया, जो ऑर्बिट्स हैं अपने कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसा कंसिडर करा, हमने नहीं, बोर ने ऐसा कंसिडर करा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं हम सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियस, इस रेडियस पे इसके सेंटर से ये रिवॉल्व कर रहा होगा। दूसरा, इसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है। तीसरा, इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं। हमने सर्कुलर मोशन में क्या क्या कैलकुलेट करा था? रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, और एक और चीज, सिंस ये करंट है तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहा होगा? इस करंट के पास, सॉरी, सिंस ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसके पास क्या होगा? करंट भी होगा। तो हमने क्या कैलकुलेट करा? टाइम पीरियड कैलकुलेट करा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा, फिर करंट कैलकुलेट करा, और फाइनली हमने कल के क्लास में एनर्जी कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली थी कि टोटल एनर्जी जो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वजह से। हमने वी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसमें पुट कर दिया, और हमने फाइनली क्या पाया कि हमारा जो nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13 इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर अपॉन होती है। हाँ या ना? ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इसका कंप्लीट डेरिवेशन हमने ये भी देखा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, जो हमारी एनर्जी आई ई वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन।
ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जूल के कंपैरिजन में बात करें तो हमने डिस्कशन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि 1 जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻⁹ के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जेड क्या है, अगर जेड की बात करें तो जेड क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी होता है, इक्वल होता है। अगर एन की बात करें तो एन क्या है, ऑर्बिटल नंबर है, ऑर्बिटल नंबर है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू है। अगर हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल की, तो बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजनिक एटम्स के लिए वैलिड है। मतलब इसके ये किसके लिए वैलिड हो सकता है, सबसे पहला तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा, हाँ या ना, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें हीलियम की तो क्या He+ के लिए भी वैलिड होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम के कंडीशन में एटॉमिक नंबर जेड कितना हो जाएगा 3। अगर हम लिथियम Li2+ की बात करें तो ये सारे में क्या कॉमन है बेटा, एक चीज कॉमन है, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर एटॉमिक मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बेटा तो हमें जो पढ़ना है हाइड्रोजन ही पढ़ना है। आपसे क्वेश्चंस भले पूछे जा सकते हैं कि हीलियम He+ के सेकंड ऑर्बिटल के एनर्जी बताओ, तो क्या हो जाएगी बेटा, हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीलियम के n=2 सेकंड ऑर्बिटल में एनर्जी कितनी, तो हम क्या करने वाले हैं -13.6। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रही है तो n=2 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, कितनी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन जाएगी। किसके लिए बेटा, हीलियम के n=2 लेवल की, n=1 लेवल की अगर एनर्जी बात करें तो कितनी हो जाएगी बेटा -13.6 तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ये 4 इंटू 13.6 कितना हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ या ना। तो ये आपसे जनरली हीलियम को लेके एनर्जी लेवल ऐसे आपसे पूछी जा सकती है। सिमिलरली रेडियस भी पूछा जा सकता है, हमने रेडियस ऊपर देखा था, ठीक है। रेडियस किस तरह से डिपेंड करता है। अब हमारे जो सिलेबस में है बेटा अगर उसकी बात करें तो हम हाइड्रोजन हमारे सिलेबस में है, इन्होंने हाइड्रोजन को लेके एक्सप्लेन करा था बोर ने, तो हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की डिफरेंट एनर्जी लेवल अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था एनर्जी का वो किसके इक्वल था भाई, +2 -13.6 इलेक्ट्रॉन, E = -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, आप मुझे पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है 1 होता है, अभी हमने देखा। जेड की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट En की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर के इक्वल आएगी या नहीं, हाँ या ना। तो ये कितनी आ गई बेटा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट यहाँ से हमने देख लिया कितना आ गया 13 पॉइंट, अगर nth ऑर्बिट हाइड्रोजन की बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अगर 1 पुट करें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन के कंडीशन में 1 E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर n पुट कर दें, n को 1 पुट कर दें तो 13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन का क्या, हाँ या ना। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी आ गई -13 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली अगर E2 कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा भाई -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली E3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी -13 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, ये कितना आ जाएगा बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होते चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन की कम होते चली जा रही है। इस वजह से अगर आपने सोडियम का पढ़ा होगा तो सोडियम का
इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो थर्ड वाले 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ये थर्ड ऑर्बिट में होगा। ठीक है। अच्छा, सोडियम की अगर बात कर ले तो सोडियम का एनर्जी कितना हो जाएगा, एन। एन इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट की अगर बात करें, सोडियम से हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, वो क्या है, Na10 प्लस है। ठीक है। उस कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो क्या होगा उस कंडीशन में, मुझे आप बताएं। क्या हम 13.6 डिवाइडेड बाई जेड एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, अगर मान लो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यही एनर्जी होगा क्या सोडियम, हाँ या ना। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, किसी पार्टिकुलर लेवल की अगर बात करें, किसी पार्टिकुलर एटम की बात करें, उसकी एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर जाने के साथ क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी घटती चली जा रही है। क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी घटती चली जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें जो होगा उसका एनर्जी जैसे जैसे ये बाहर जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा बोल सकते कि एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ेगी ना, एक्सटर्नल एनर्जी, तभी ये यहां से निकल के बाहर जा पाएगा। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी की वैल्यू क्या आपको क्लियर है। अगर मान लो यही, ये तो हमने ऑर्बिट वाइज कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए हमने जेड की वैल्यू कितनी पुट करी थी, हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करी थी। अगर मान लो ये कोई दूसरा एटम हो तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का टर्म सब में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो आप इसे 13.6, ये जो टर्म्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर किसी दूसरे एटम के लिए पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है। अगर मान लो कोई एटम है जिसके न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर बात करें, या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर अगर देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, अगर n है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो, अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड, -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। कोई ऐसा एटम जिसके पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसकी फर्स्ट लेवल की हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, एन तो सबके लिए सेम ही होना, हाँ या ना। तो डिफरेंट हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ये होगा और हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा एनर्जी ये वाला है। अब एक और टर्म आपसे पूछा जाता है, रेबक कांस्टेंट क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा था, यही वाला हमारा एक्सप्रेशन, हाँ या ना, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एम डिवाइडेड बाई एच। ठीक है। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ यही टर्म था, हाँ या ना, क्लियर है। अब हमने क्या करा, इसे थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए हमने इसे सी एच से मल्टीप्लाई कर दिया और सी एच से डिवाइड कर दिया। ठीक है। हमने क्या करा, सी एच से मल्टीप्लाई कर दिया और सी एच से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा लगेगा, सी एच क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है, हाँ या ना। 2 पाई के स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एम पाई के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर का यहाँ टर्म, और एक एच स्क्वायर का टर्म यहाँ और था। हमने सी एच से क्या करा भाई, सी एच से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरा टर्म है, सी एच से जो हमने डिवाइड करा इस पूरे टर्म को, इसे हम बोलते हैं रेबक कांस्टेंट आर। क्या बोलते हैं, आर से डिनोट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, आर टाइम्स सी एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी, हाँ या ना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। तो सी एच की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, हमने पढ़ा था, हाँ या ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सी इंटू एच की वैल्यू पढ़ी थी। क्लियर है क्या। वापिस से अगर हम इसे सी एच से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके इक्वल हो जाना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा वापस से। आर इंटू सी एच की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.6 डिवाइडेड बाई सी एच, हाँ या ना। और इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10967800 पर मीटर। ठीक है। जिसको हम अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं क्या, 10 रेज टू द पावर 7 पर मीटर। क्लियर है। n इक्वस टू 1 और z इक्वस टू 1 के लिए अगर हम बात कर ले तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, r टाइम्स एच के इक्वल हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल होगा,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। अगर जूल में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस जूल। इसे हमने क्या करा, 1.6 10 रेज पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू जूल में आ जाएगी, हाँ या ना। तो यहां से हमने रैबक कांस्टेंट को, या फिर इसे रैबक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको क्लियर है ये? आगे बढ़े, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें, ये किस एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन की एनर्जी किसी nth ऑर्बिट में हमने क्या देखा था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, और ये ई की वैल्यू कितनी गिवन है, -3 पॉइंट, यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, ई की जगह माइनस, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन ऑन -3 पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, एन स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा। आपसे क्या पूछा, इसका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr होता है क्या, या फिर किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है क्या, हाँ या ना। एन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, 2, इसके इक्वल हो जाएगा ये 2h अपॉन पाई। ठीक है, h से h क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन पाई के आ जाएगा। h की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 6.6 10 रेज टू द पावर -34, और पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए 3.14, या नहीं, हाँ या ना। अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो अप्रोक्स 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 आएगा, हाँ या ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके यूनिट में हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़े बेटा, तो यहाँ हमारा बोर एटॉमिक मॉडल खत्म होता है। थोड़ी सी आपसे पूछी जाती है अब, एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन क्या डिफरेंस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसके कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस क्या है बेटा, देखो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ोगे इसे बैंड गैप भी बोलते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ की बात करें तो। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोनों दो एनर्जी लेवल के बीच का डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। पहले के लिए कितना था, -13 दूसरे के लिए कितना था, माइनस, चौथे के लिए कितना था, 1.0 1.51 1.51, हाँ या ना, क्लियर है। तो जैसे जैसे हम दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच की डिफरेंस कितना है भाई, बोलो मुझे कितनी है डिफरेंस, इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो डिफरेंस कितना, तो 13.6 माइनस 3.4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या, आया ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये दोनों के बीच की एनर्जी की अगर डिफरेंस बात करें, हमने क्या कैलकुलेट करा, E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी, 10 पॉइंट। ठीक है, हम सिमिलरली E3 माइनस E1 की वैल्यू की बात कर लें, अभी हम देखेंगे ये कैलकुलेट क्यों। तो इसकी वैल्यू आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कंडीशंस उन्होंने जो बताए थे हमें थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देख लेते हैं एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन, और एक्साइटेशन कब होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तीन प्रोसेस हमने फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को इमिशन का, फील्ड इमिशन, थर्मोइक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीन इमिशन के बारे में हमने डिस्कस करा था। तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। तो मान लो हमने इसके ऊपर लाइट से, फोटो इलेक्ट्रिक वाले मेथड जो हमारे सिलेबस में है उसके थ्रू हम इसका इमिशन करा रहे हैं, हमने इसे एच न्यू एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ले ली। हमने बात करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी को नहीं ले सकता, वो उसी एनर्जी को लेगा जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। जिसे हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से एसोसिएटेड या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड, उसके वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मान लो लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एक चीज ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस ऑर्बिट से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में चलता है, क्लियर है।
ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में चला जाए। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्लियर है? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, हर लाइट नहीं, कोई पार्टिकुलर लाइट, उस पार्टिकुलर लाइट पे आते हैं, वो कौन सा लाइट होने वाला है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। अगर ये एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई, मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट से कंप्लीटली बाहर निकल के चला जाए, ठीक है। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, ये चीजें आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी जो इसके बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां से कंप्लीटली बाहर चला जाएगा। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। सॉरी, एक्साइटेशन तो हो गया जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन। तो एक्साइटेशन क्या होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। आयोनाइजेशन क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के एटम के ऑर्बिट से बाहर चला जाए, ठीक है, कंप्लीटली बाहर चला जाए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और उससे क्या होगा, वो एटम आयंस बन जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है। एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन आपको क्लियर है। अब एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन कब होता है, कंडीशंस के बारे में बात कर ले। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बोर ने बोला कि जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करें, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें, और वो एनर्जी इन दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ उसी कंडीशन में हमें एक्साइटेशन देखने को मिले। एक्साइटेशन कब देखने को मिलेगा, जो लाइट हमने इंसिडेंट करा उस लाइट की एनर्जी अगर दो एनर्जी डिफरेंस, दो अलग अलग लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हुई, तभी इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, ठीक है। अगर एनर्जी ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, हाइड्रोजन के केस की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n=1 ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट में चला जाएगा, और इस फेनोमेना को बोलेंगे हम क्या, एक्साइटेशन, ठीक है। अगर ये एनर्जी जो हमने एक्सटर्नली सप्लाई करी, ये एनर्जी अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सीधे थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन का कंसेप्ट, सॉरी, एक्साइटेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर मान लो इसे हमने एग्जैक्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे कंप्लीटली बाहर चला जाए, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन बोलेंगे, क्लियर है। कंप्लीट इमिशन को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं, ऐसा समझो, कंप्लीट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो सकता है, हमने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कैसे हो सकता है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाए, किसी होल से टकरा जाए, किसी बाउंड्री से टकरा जाए। तो यहाँ पे और भी कंडीशंस हैं, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है, इसके बारे में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, ये चीजें हमने देख ली, आयोनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, ठीक है। अगर इसके इंटरमीडिएट के बीच अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, अगर मान लो हम ऐसा सपोज करें, हमने क्या करा, अपने पास इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, हमने इसे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, कितनी दे दी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होना है, इसे n=2 ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था बेटा, 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, और थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, और थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, इस ऑर्बिट में जाने के लिए चाहिए था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 12.09 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। हम इतनी एनर्जी देंगे तो थर्ड में जाएगा, इतनी एनर्जी देंगे तो सेकंड में जाएगा। हमने अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, मान लो यहां कहीं ये एग्जिस्ट होगा, हाँ या ना, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कहीं एक हाइपोथेटिकल हम कंसिडर कर लेते हैं, n प्राइम एक दूसरा लेवल है जहां पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या इसका ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिले जो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल हो, हाँ या ना। तो
अगर हम बात करें डेल्टा ई किसके इक्वल होनी चाहिए, एच न्यू के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, इसका एक्साइटेशन का। तो ये कंडीशन ऑफ एक्साइटेशन हो गया, या फिर आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन के कंडीशन में भी डेल्टा ई अगर एच न्यू के इक्वल हो, अगर हम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चले जाएं, एन इक्वल टू इन्फिनिटी कंसिडर कर लें, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, जीरो होगी क्या, हाँ या ना, क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर डेल्टा ई एच न्यू के इक्वल हो तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें कोई एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये सिंपली 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली फोटोन से टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्या आपको क्लियर है ये बातें, हाँ या ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऐसा नहीं वाला है। तो हम अगर बात कर ले, हमें इसे कंप्लीटली किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल देना हो, तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू के इक्वल, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन इक्वस टू एच न्यू, हाँ या ना। इन्फिनिटी की एनर्जी लेवल कितनी होती है, जीरो, इसकी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वस टू एच न्यू। ठीक है, तो हाइड्रोजन को, एटम को अगर कंप्लीटली आयोनाइज कर देना हो, हाइड्रोजन को हमें आयोनाइज करना हो, तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एच न्यू इक्वस टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें इसे सप्लाई करनी। क्लियर है। और nth ऑर्बिट में हो तो डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, अगर nth ऑर्बिट से हमें क्या करना हो, इसे रिमूव करना हो। क्या आप सबको यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। अब हमने बात करी थी कि डेल्टा ई किसके इक्वल होना चाहिए, अगर एक्साइटेशन का कंडीशन है उसकी बारे में बात कर लेते। डेल्टा ई किसके इक्वल होना चाहिए था, एच न्यू के इक्वल होना। डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, मान लो एनर्जी ये N2 स्टेट से N1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये एच न्यू के इक्वल होना चाहिए। N2 स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन N2 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N1 इक्वल्स टू एच न्यू, हाँ या ना। यहाँ से हमने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कॉमन ले लिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कॉमन लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/N2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और ये एच न्यू, हाँ या ना। ये हम अभी एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, अगर एच न्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर के इक्वल हुआ, तभी हमें एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन देखने को मिलेगा। आयोनाइजेशन के कंडीशन में N2 ये हो जाएगा, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन N स्क्वायर के डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो डेल्टा ई हमने देख लिया। इसमें से हम चाहें तो 13.6 को भी कॉमन ले सकते थे, ये N1 माइनस N2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें हम वापस से, तो ये 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, हम इसे ऐसे भी लिख। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, तो हमने इक्वेट कर दिया, हमारी ये वैल्यूज आ गई, हमारा आयोनाइजेशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, इसका हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ से अगर हम बात करें रेबक कांस्टेंट के टर्म्स में भी हम इसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। डेल्टा ई को एच सी अपॉन लैम्डा हमने लिखा, एच सी अपॉन लैम्डा को क्या लिख दिया, -13.6 या +13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस। क्लियर है। अगर हम किसी जेड, कोई दूसरे एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो हम इसे जेड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। अब हमने क्या करा, एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया और एच सी से डिवाइड कर दिया, एच सी वाले टर्म को इधर भेज दे, क्या बोलो भाई, एच सी वाले टर्म को इधर भेज दें, ये कितना हो जाएगा, 1/लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी, जिसे हमने रेबॉक कांस्टेंट बोला था, हाँ या ना। N1 स्क्वायर माइनस 1/N इंटू जेड स्क्वायर, हमने क्या बोल दिया, 1/लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, R टाइम्स 1/N1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जेड क्या है, एटॉमिक, हाइड्रोजन की बात नहीं, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये जेड की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, हाँ या ना। यहाँ से हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, वेव नंबर। 1/लैम्डा को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर बोलते हैं, इसे म्यू प्राइम भी लिखा जाता है। और यहाँ से म्यू प्राइम की वेव नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आर इंटू जेड स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/। क्लियर है? तो वेव नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है, तो वेवलेंथ इसका इनवर्स हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? चलो, अगर हमें इसकी वेवलेंथ बतानी हो तो यहां से हमने क्या देखा था भाई, डेल्टा ई किसके इक्वल था, एच न्यू इक्वल था, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल था। तो यहाँ से क्या हम लैम्डा बता सकते हैं, लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग वेवलेंथ हम बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ का लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे ताकि क्या हो, हमें एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन देखने को मिले। और 12 पॉइंट एच सी की वैल्यू हमने देखी थी 1240400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, और ये एंजेस्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंजेस्ट्रॉन। एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले तो हमारा वेवलेंथ एंजेस्ट्रॉन में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? तो हम यहाँ से वेवलेंथ बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ के लिए इमिशन और एक्साइटेशन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब तो इमिशन और एक्साइटेशन की बात हमने कर ली। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, वो वेवलेंथ होता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक्साइट हो और इमिट हो। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने दो तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कशन करा था, एक एब्जॉर्प्टिव और एक इमिशिव। अब इमिशन की बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इमिशन की। बात कर लेते हैं, हमने क्या करा कि मान लो हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के इस ऑर्बिट में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा था, हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस एनर्जी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ से, और एनर्जी किसके इक्वल थी, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं E2 माइनस E1 के इक्वल थी। डेल्टा किसके इक्वल था भाई, 2 माइनस E1 के इक्वल जो डेल्टा था उसके इक्वल हमने एच न्यू एनर्जी यहाँ डिवाइड करी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट से निकल के n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में चला जाएगा, हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ चला। ठीक है, इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बाइंडिंग एनर्जी अगर कम होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अन, यहाँ पे जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा होगा हाइड्रोजन एटम के, वो क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि उसे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उसकी स्टेबिलिटी कहाँ है, बाइंडिंग एनर्जी के पास है, जो कि n इक्वल टू 1 ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसके पास है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हमने इसे इमिट करा दिया और इसे इतनी ही एनर्जी दी ताकि n इक्वल टू 1 से ये 2 ऑर्बिट में जाए, कंप्लीटली बाहर ये नहीं जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन वापिस से क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -1 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड के ऑर्डर के लिए ये इलेक्ट्रॉन बस रहता है। 0.1 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापिस से अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, इस ऑर्बिट से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा तो इसके पास जो एनर्जी है वो क्या करेगा, वापिस से फोटोन के फॉर्म में यहां से एनर्जी बाहर निकले। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या होता है, वो एनर्जी इमिट करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या पता होगा, उसकी एनर्जी एच न्यू होगी और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा होगा, हाँ या ना? तो हमने बात करी थी, रदरफोर्ड ने इस चीज को एक्सप्लेन कर नहीं करा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करें तो किस पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो एक्साइटेशन होगा और किसके लिए नहीं होगा। और इसी वेवलेंथ अलग अलग लेवल के लिए, अगर मान लो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जाता है, फोर्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो ये हर बार अलग अलग एनर्जी इमिट करने वाला है। और ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ ऑर्बिट पे जाने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए जितना एनर्जी वो फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त इमिट करने वाला है, हाँ या ना? और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा, और उसी वेवलेंथ के ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग ऑर्बिट से जाएगा तो अलग अलग ऑर्बिट से अगर रिटर्न आएगा तो उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं उसका स्पेक्ट्रल लाइंस। उसी वेवलेंथ के लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप तो रिपीट आप पढ़ चुके होंगे एक बार ऑलरेडी।
ठीक है, तो क्या स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइंस ऑफ एवरी स्पेक्ट्रल सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर स्पेक्ट्रल सीरीज का। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे लोगों ने कैलकुलेट करा। किस किस ने कैलकुलेट करा? तो 5 लोगों ने कैलकुलेट करा था, और पांचों सीरीज हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं, पहला लाइमन सीरीज, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन, ब्रैकेट और पीफन, ये 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस एब्जॉर्प्टिव और इमिसिव दोनों के लिए क्या होंगी? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके। लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन सीरीज हमें तब देखने को मिलता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। कहां से कहां आता है? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। मान लो n इक्वस टू 2 से ये n इक्वस टू 1 में आ गया, n इक्वस टू 3 से 1 में आ गया, 4 से 1 में आ गया, 5 से 1 में आ गया, 6 से, 7 से, 8 से, कहां पे फाइनली आ रहा है? 1, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ये हाइड्रोजन एटम। तो हर लाइन के करस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन n इक्वस टू 2 से 1 में आएगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे लाइट का इमिशन, और इस इमिटेड लाइट का क्या होगा? कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, उसी के वेवलेंथ को हम स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो ये इससे निकलने वाली जो भी वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे? लाइमन से। अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एक्साइटेड, हायर एक्साइटेड ऑर्बिट से अगर मान लो सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में आता है, n इक्वस टू 2 के लिए सेकंड ऑर्बिट में आता है, ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं हम इसे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आता है तो उस कंडीशन में जो हमें वेवलेंथ देखने को मिलेगा उसके सीरीज को क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। अगर n इक्वस टू 3 में आता है तो क्या बोलेंगे बेटा? पास्चन। 4 में आता है तो ब्रैकेट, 5th में आता है तो पीफन। क्लियर है? हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो लाइमन सीरीज। ठीक है, हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो पामर सीरीज, या फिर सेकंड ऑर्बिट में आता है तो ऐसे भी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है तो पास्चन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ब्रैकेट, पीफन। इसके आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें जो पढ़ना है वो यही है बेटा। क्लियर है? और इसका वेवलेंथ किसके इक्वल होगा? तो अभी हमने देखा था बेटा, डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं? एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। E2 अपॉन E1 को क्या लिख सकते हैं? 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ से डिवाइडेड बाई एच सी को हमने इसे रैबक कांस्टेंट बोल दिया, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। इसके हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? हम उस पार्टिकुलर वेवलेंथ को बता सकते हैं जो हर एक्साइटेड स्टेट से अगले स्टेबल स्टेट में आए। क्लियर है? और इसके करस्पॉन्डिंग हम लाइमन सीरीज, पामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज पढ़ते हैं, और उसका वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप सबको क्लियर है? तो यहां पे बेटा अपना खत्म हो जाता है कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने क्या कर दिया बेटा? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमारा बस न्यूक्लियर बच जाता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर न्यूक्लियर के साथ। और आप एक चीज़ और ध्यान दें, अपने पास नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी करा था। अपने पास 2 मंथ में हम पूरा नीट का सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आप आएँ हमारे साथ जुड़ें, और एक बार आप डेमो लेके भी देख सकते हैं बेटा। आप रजिस्टर करें, देखें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कंप्लीट हम टोटल 14,000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।